हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम सीडीपी पार्ट 2 लेके आए हैं और इससे पहले मैं पार्ट 1 दे चुका हूं और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने देखे होंगे तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिला होगा। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी और बार-बार सीटेट दे रहे हैं, आपका निकल नहीं पा रहा सीटेट भाई, तो आप पहले अब हमारे साथ जुड़िएगा, आपका 100% इस बार सीटेट क्लियर हो जाएगा। और हम अपने चैनल पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन डाल रहे हैं, अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार-बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। इस बार आपका 100 में 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा एग्जाम है जहां पे ना कोई निगेटिव मार्किंग, सिंपल सा एग्जाम है और उसमें भी इतने लोग फेल हो रहे हैं, मतलब 86% लोग फेल हो रहे हैं बार बार। अभी भी आपको पता है केवल 14-15% ही रिजल्ट जा रहा है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलते हैं पार्ट 2 पे। और इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमारे पास सारा कंटेंट लिखा रखा है, आपके पास सारा कंटेंट लिखा रखा होगा। जब तक आप उस पे मतलब सही ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे, सही ढंग से उसको पढ़ेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक नहीं होने वाला ना बेटा। वही कि किताबों में तो सब कुछ लिखा रखा है, जब तक हम उस पर सही से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट मारते रहिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन करने की हमको नीड होती है ना। क्योंकि पैडोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमको चारों ऑप्शन जो होते हैं वो एकदम बढ़िया यानी करेक्ट दिखेंगे, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है बेटा, तो अगर पहली बार आए हो तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर आप जो भी कमेंट करेंगे हम उस पर वीडियो बनाने की नेक्स्ट कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए बेटा। ठीक है, पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा और समझ के इसके आंसर को देने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सीडीपी का पार्ट 2 है बेटा। ठीक है, ऐसे मैंने हिंदी गद्यांश पद्यांश के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कि अगर आपने देखा होगा वहां पे तो आपका सीटेट की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी बेटा। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो है 10 या 15 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 मार्च या 15 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो तैयारी आप अभी से बढ़िया करिए, तभी आपका स्कोर जो होगा वो बढ़िया जाएगा, है ना बेटा। कह रहे हैं कि शिक्षक छात्रों में यानी एक टीचर जो होता है, बच्चों को पढ़ाते समय या बच्चों को सिखाते वक्त उसका जो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा होती है, आंतरिक मोटिवेशन जो होता है वो कैसे बढ़ाएगा। यानी यहाँ पे बात करी जा रही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है बच्चों की कैसे बढ़ाएगा टीचर, यानी उनका आंतरिक अनुभव हो, जो आंतरिक बल्कि बच्चों को काम करने की लत लग जाए, ऐसा समझ लो कि उसको कैसे बढ़ाएगा कि अंदर से उनको अच्छा लगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि इनाम और पुरस्कार देकर। क्या आप किसी बच्चे को मान लीजिए इनाम दे रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, तो उसका आंतरिक मोटिवेशन बढ़ेगा, आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी? ऐसा तो भाई नहीं है कि आप इनाम दे रहे हो तो उसका आंतरिक प्रेरणा जो है वो बढ़ जाए। सीखने का आनंद पैदा करके हो सकता है, मे बी, देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, यानी कोई सजा वगैरह देकर कि भाई आपको मारा नहीं जाएगा, आपको मुर्गा मुर्गी नहीं बनाया जाएगा, आप ऐसा काम करो तो क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे कि नकारात्मक पुनर्बलन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सीखने का आनंद पैदा करके, यानी जब बच्चे के अंदर खुद से आप इंटरेस्ट पैदा करोगे, यानी जब बच्चे के अंदर काम करने के लिए आप खुद से उसको मोटिवेट करोगे, खुद से वो काम करेगा, बच्चा आपस में डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, एक्टिविटी करेगा, खुद से काम करने की कोशिश करेगा और अंदर से उसको आनंद की अनुभूति होगी बढ़िया, मतलब कि खुद से वो करना चाहेगा। ठीक है, तब उसका जो है आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी बेटा। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखो, यहाँ पे वेगोत्स्की से बात आ गई कि लेव वेगोत्स्की क्या हो, इन्होंने क्या कहा था। आपको पता है कि इन्होंने कल्चरल टूल्स को महत्व दिया हुआ है कि हमारा जैसा एनवायरनमेंट होता है बच्चे वैसे ही अडॉप्ट करते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं। मतलब इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया है कि वातावरण का रोल जो होता है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, कि जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं हम वैसे ही भाषा सीखते हैं, वैसे ही अधिगम करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। मतलब उन्होंने वही बहुत, मतलब कि वही है कि इन्होंने जैसे प्याजे हो गए, उन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया है, मतलब आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया है। लेकिन ये जो हमारे वेगोत्स्की हैं, जिन्होंने क्या कहा है, एनवायरनमेंट का बहुत रोल निभाया है, यानी कल्चरल टूल्स का बहुत रोल निभाया है। ओके बेटा, मतलब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है उसको। तो इन्होंने बोला है कि लेव वोगत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में किसकी भूमिका। बेटा, यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। समीपस्थ विकास की जो होता है एक दायरा होता है, मतलब कि बच्चा कहाँ तक सीखता है, कहाँ तक सीखने की क्या नाम कि कहाँ तक वो सीख सकता है, ये एक दायरा है। और ये किससे हो सकता है, ये जो मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। यहाँ पे किसकी बात करी जाती है, जहां पर भी समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाता है
तो हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिससे हम सीखने की मतलब की उम्मीदें करते हैं जिस व्यक्ति से। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि परिपक्वता है, हेरिडिटी वगैरह है। नहीं बेटा। सकारात्मक शुद्धिकरण है, ऐसा भी नहीं है। भौतिक पर्यावरण है या अधिक जानकार अन्य, यानी एमकेओ जिसको बोलते हैं, एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल देन अदर बोला जाता है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है ना। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो दिया है वो बेटा रॉन्ग है, लेकिन हमारा अधिक जानकार यानी मैंने अभी आपको बता दिया कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो है क्या, एमकेओ यानी अधिक जानकार व्यक्ति, यानी जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिससे हम सीखने की उम्मीदें करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, जिसको आपको बताना है कि क्या बात कही जा रही है। देखिए पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि क्या कहा जाए। देखो मजे मजे में यार पढ़ते रहो, कुछ होता है नहीं, बहुत सिंपल है सीटेट एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे कोई ना निगेटिव मार्किंग है ना कोई स्कोर का हिसाब किताब है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वही है कि केवल अगर आप ओबीसी से हैं तो 82 मार्क्स लाने हैं, जनरल से हैं तो आप 90 मार्क्स लाएंगे, है ना बेटा। आप हिंदी तैयार कर लीजिए बढ़िया सी, सीडीपी तैयार कर लीजिए, साइंस तैयार कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डलवा रहा हूँ, है ना बेटा। सारे कोई सीडीपी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे साइंस हो गया, ये सारे के सारे मतलब पूरा बेहतरीन ढंग से मैं अपने सेंसर पे ला रहा हूँ। एक्चुअली ये चैनल मेरा थोड़ा सा नया है, इससे पहले मैं दूसरे चैनल पे काम कर रहा था, इसलिए मैं अभी छोटे छोटे वीडियोस ला रहा हूँ। और जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, मैं 30-30 क्वेश्चन की पीडीएफ, 30-30 क्वेश्चन का सेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा बढ़िया तरीके से बेटा। ठीक है, अभी अब छोटे छोटे मैं फिर भी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ला रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके बेटा, पढ़िएगा। कह रहे हैं कि अभिकथन इन्होंने क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जरा ये समझ लीजिए पहले कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। बेटा एक ऐसा क्लासरूम होता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, मतलब बढ़िया बच्चे भी बैठे होंगे जिनका दिमाग अच्छा होगा, माइंडेड बच्चे होंगे, और वहां पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपंग होंगे, जो लिख नहीं पा रहे होंगे, जो देख नहीं पा रहे होंगे। मतलब ऐसा क्लासरूम जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हों और एक साथ एजुकेशन को ले रहे हो। मतलब बढ़िया एक टीचर हो, क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हो और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेथड से पढ़ाया जाए, मतलब अलग अलग विधियों से पढ़ाया जा रहा हो। वो जो होती है वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है, जहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनको एक तरीके से मतलब एक तरीके से इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से पढ़ाया जाए ताकि सारे बच्चों को इक्वलिटी हो। यानी यहाँ पे मैं भी अपने आप सोचता हूँ, आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर बेटा। वही मैं कहता हूँ कि आई हैव ट्राई टू अचीव ब्रिलियंस थ्रू आउट माय जर्नी सो फार। मतलब मैंने पूरी स्कूलिंग में कहते हैं कि ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे टीचिंग मेथड्स में भी वही है कि हमेशा बोलता हूँ कि मैं टीचिंग मेथड में हमेशा मैं वही रखता हूँ कि फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज इक्वल एंड स्पेशल ऑन देयर वे। मतलब मेरे लिए सारे बच्चे जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, सेम, है ना बेटा। वही बात है, और सारे एक जैसे होने भी चाहिए, वही बेटा। तभी मतलब कि क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं अपने आप को अच्छा समझते हैं। अब पता आप दूसरे बच्चे के लिए दूसरे तरीके से दिखा रहे हो रोल, और जो थोड़ा सा अपंग बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा अलग माहौल दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है, बच्चों को सेपरेट नहीं करना है बेटा। ठीक है, हमेशा एक साथ बिठा के पढ़ाना है ताकि बच्चों को मोटिवेशन जो है बढ़े। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का हतोत्साहित महसूस ना करें। मेरा टीचिंग मेथड भी बेटा यही है कि आई ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज, इंगेज मैं हो, मतलब कि वही है कि सारे स्टूडेंट्स को आप इंगेज करके पढ़ाइए, तब मजा आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समावेशी शिक्षा कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला कि जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन होगी वहां पे विभेदित निर्देशन का पालन नहीं। भाई जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे बोला कि नहीं यूज करोगे है। विभेदित यानी डिफरेंट टाइप का मेथड नहीं यूज करोगे, करोगे भाई। जब अलग अलग प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है तो वहां पे अलग अलग प्रकार के आप टीचिंग मेथड भी यूज करोगे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो, मतलब ये करेक्ट है नहीं है। अब ठीक बेटा, अब देखते हैं रीजन में क्या बोला गया है। इन्होंने कह रहे कि समावेशन एक नीति है, बिल्कुल सही बात है, जो एक जैसे सीखने लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखो, थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमा दिया बेटा। कारण बिल्कुल सही था लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, अब समझ जो थोड़ा पढ़ रहा होगा बेटा उसको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कह दिया है कि समावेशन एक नीति है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बोला कि विधियों को प्रदान करके एक समान अवसरों पर जोर देती, भाई बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट को मतलब कि आप इक्वल मान रहे हो, सभी को इक्वल दे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक बात कह दी है, कह रहे हैं कि जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य हो, मतलब एक जैसे सीखने के लक्ष्य हो।
अब यहाँ पे ये निगेटिव पॉइंट है कि आप सारे बच्चों को एक जैसा ही मेथड नहीं दे सकते, मतलब एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते। कभी कभी क्या बच्चा होगा, किसी को आपको करके दिखाना पड़ेगा, मतलब एक्टिविटी करके दिखाना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो आपके ऐसे बताने से समझ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप बता के नहीं, समझाना पड़ेगा, आपको करके बताना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा। तो जरूरी नहीं आप उनको एक ही मेथड बताएं वो सीख जाए, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड आपको बताने पड़ेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी ए और बी आर दोनों ही गलत हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत है, यानी बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक बेटा, देखो पहली बात तो आप समझ समझ के पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको मजा आएगा, है ना बेटा। वैसे है कुछ नहीं, बट अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो अच्छा लगेगा, है नहीं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बेटा, कह रहे कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, यानी बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर जी ने बताया हुआ है। एक फेमस है हमारे सीडीपी में, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है बुद्धि के बारे में, आईक्यू लेवल के बारे में बहुत सारा बताया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या होती है, प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता है जहां पे रटना आ जाए, याद करना आ जाए तो वो निगेटिव पॉइंट होते हैं। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, कि जहां पे आप भावनाओं के माध्यम से अधिगम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, केवल आनुवंशिकता से, जहां पे ओनली वर्ड आ जाए वो समझ लो हमारी सीडीपी में या हमारे सीटेट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहां पे केवल की बात आ जाए। जहां पे एनवायरमेंट भी होगा, हेरिडिटी भी होगी, तो वहां पे दोनों हम लोग ऑप्शन जो होगा वो एकदम बढ़िया होगा। जहां पे केवल एनवायरमेंट की बात करी जाए, केवल हेरिडिटी की बात करी जाए, तो वो उस ऑप्शन के साथ में आप मत जाइए, निगेटिव पॉइंट्स होता है। हम कीवर्ड्स का भी डिस्कशन कर देंगे बेटा, ऐसे जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे, आपको सेशन अच्छा लगेगा तो हम कीवर्ड्स का भी सेशन देंगे और आपके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि कैसे आपको समझ में आ रहा है। ओके बेटा, तो हमें हमारा ऑप्शन जो होगा, कह रहे हैं कि मतलब बुद्धि जो होती है बेटा, वो सभी लोगों की, सभी व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की होती है, जिसको अलग अलग प्रकार से विभाजित भी किया जा सकता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है जिसका आईक्यू लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, ना कि सभी का एक जैसा होता है। ठीक बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्थ ऑप्शन का थर्ड जो है ये करेक्ट आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही बार में ऑप्शन खुद करेक्ट कर पाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। भाई यहाँ पे सिंपल बोला गया है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जहां पे बच्चा एक्टिव हो, आप उस पॉइंट्स के सामने जाओ, आप 100% आपसे ऑप्शन हो जाएगा क्लियर, है ना बेटा। कह रहे हैं कि एक प्रतिभाशाली और मतलब कक्षा है, क्लासरूम है, जहां पे प्रतिभाशाली बच्चे भी बैठे हुए हैं और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों यानी क्रिएटिव बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मतलब जो ऐसे बच्चे जो रचनात्मक हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, मतलब जिनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोच सकते हैं बेटा, ठीक है, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है इन्होंने बोला है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन तो कराना ही नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है, बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, ना ही उनमें आपको प्रतिस्पर्धा करानी है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। देखो मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बना रहा हूं बेटा, जो और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है मतलब कि जितना भी ये 2024 में जो 15 और 14 और 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उन्हीं में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे पास पेपर भी रखा हुआ है कहीं, एक मिनट में जरा मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा कि पेपर इस 2024 में जो 15 तारीख को पेपर जो हुआ था, ये उसी के क्वेश्चन है, सारे के सारे सीडीपी के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अगर आप देखेंगे उठा के, तो ये सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे आपको, जो अभी अभी जस्ट हुआ है एग्जाम। ठीक बेटा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्राधान्य दें। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें। हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। बिल्कुल, जहां पे वो सीख रहे होंगे। देखो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है, पेपर रखा होता है यहाँ पे, देखो जरा, पढ़िए बेटा, जरा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बैग में रखो, बैग में। देखो बेटा,
मैंने अभी बोला कि ये जो पेपर हमारे पास, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब देखिएगा, ये जो पेपर दिया हुआ है सन 2024 में 15 तारीख का एग्जाम, मतलब 15 तारीख को ये एग्जाम हुआ था, जिसमें सेट नंबर अगर आप देखना चाहें तो एन है, ठीक बेटा। अगर आप मैच करेंगे तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे, और सारा सीडीपी का मैंने पैटर्न उठाया हुआ है पूरा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ला रहा हूँ, देन आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका पीडीएफ भी तैयार कर दूंगा, ठीक बेटा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे फिर से लेव-वर्गोत्स्की की बात आ गई है, थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कहने कि लेव-वर्गोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं, जरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लेव-वर्गोत्स्की के अनुसार क्या कहा जा रहा है। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोगों में महारत हासिल करना, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना। भैया यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखो भाई मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना सकता, जो ऑफिशियल आंसर की है हम उसी अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। तो ये हमारा जो सेशन का था वो लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे ला रहा हूँ ताकि आपको आप बोर ना हो। नया नया चैनल है यहाँ पे बेटा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, मैं आप पे फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, मैं अभी वीडियो आज ही बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर पहली बार है तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और आप और हम मिलकर सीटेट की तैयारी करेंगे, और इस बार 100 में 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।